हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इग्नोउएपाthshala। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोन सिंडिकेशन के बारे में। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और साथ ही अगर मैं बात करूं तो ये 20 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो मैं ये गारंटी दे सकती हूँ आपको कि आप इजीली 20 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इजी प्रोसेस है। लेकिन बुक में मानती हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, तो हो सकता है आप लोग को ये क्लियर ना हो पा रहा हो। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आज आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दूँ और आपको एग्जाम के टाइम इसको पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब ये मतलब नहीं है यहाँ पे कहने का कि आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर आपको याद रखना हो ना, उसके लिए दो चीज़ें बेस्ट होती है। एक ये कि आप उसको अपनी ही राइटिंग में लिख लें, अपने सेल्फ मेड नोट्स बना लें, या फिर दूसरी चीज़ ये कि आप उसको रिपीटेडली देखते रहें। जब आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको खुद ही वो चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर एग्जाम के टाइम आपको ये उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपने पिछले सेशन सारे देख लिए होंगे और अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिंडिकेटेड लेंडिंग अरेंजमेंट्स के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है, लोन सिंडिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब आपको याद होगा जब हम इससे पहले के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे तो वहाँ पे एक वर्ड आया था सिंडिकेट, राइट। और उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि सिंडिकेट का क्या मतलब होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी फर्म्स होती हैं, हमारी जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको फंड्स की ज़रूरत होती है। अब जब कंपनी बड़ी है तो आपकी सीधी बात है इन्वेस्टमेंट भी बड़ा ही होगा और लोन का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपका कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ईजिली आपको लोन प्रोवाइड कर सके, बड़ी फर्म्स को लोन प्रोवाइड कर सके। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बैंक्स क्या करते हैं, एक सिंडिकेट बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ताकि वो ईजिली लोन दे सकें बड़े इंटरनेशनल फर्म्स को या बड़ी एमएनसीज को, ठीक है। इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ओके। So loan syndication is often used in corporate financing. Firms seek corporate loans for a variety of business reasons that include funding for mergers, acquisitions, buyouts or other capital expenditure projects. These type of capital projects often require large amount of capital that typically exceeds a single lender's resources or underwriting capacity. अब देखिए, आप लोग को ये पता है कि कंपनी में दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट। एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो भी खर्चा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे यहाँ पर कोई मशीनरी परचेज कर ली, कोई प्लांट लगा लिया, ठीक है, कोई मर्जर्स हुए, एक्विजिशंस हुए, तो ये सब किस में आता है, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप का ये होता है, ठीक। लेकिन वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो यहाँ पे डे टू डे की जो एक्सपेंसेस है, वर्किंग कैपिटल की जो ज़रूरत है, रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है, राइट। अब आप खुद सोचिए कि अगर कंपनी कोई मशीनरी को एस्टैब्लिश कर रही है, कोई मर्जर्स कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, ठीक है, या फिर कोई प्लांट को एस्टैब्लिश कर रही है, तो इसमें क्या होगा, फंड्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट। अब ये फंड कहाँ से मिलेगा, एक तो सबसे पहली बात ये कि कंपनी के पास जितना फंड हो। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि कंपनी के पास इतना ज़्यादा फंड हो कि वो ईजिली से एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर पाए, तो वो क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है कि अपने बैंक के पास जाएगी लोन के लिए। अब बैंक भी आपको कुछ लिमिट तक ही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्म को उस लिमिट के बाहर लोन की ज़रूरत है तो बैंक क्या करते हैं, अपने साथ डिफरेंट बैंक्स को ग्रुप कर लेते हैं और फिर जो ये ग्रुप होता है ये क्या करता है, अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है और लोन प्रोवाइड करता है फर्म्स को, ठीक है।
तो loan syndication allows any one lender to provide a large loan while maintaining a more prudent and manageable credit exposure because the associated risks are shared with other lenders. Each lender's liability is limited to their respective share of the loan interest. तो जो बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनका जो लायबिलिटी है वो कितना रहेगा, जितना उन्होंने अमाउंट लोन के लिए दिया है उतनी उनकी लायबिलिटी भी बनेगी. ठीक है. सो अ सिंडिकेटेड लोन इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर कॉर्पोरेट. आई होप आपको अब ये डेट फाइनेंसिंग वर्ड समझ में आता होगा. इट इज अवेल्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ लेंडर्स. ठीक है. लेंडर्स इंक्लूड, अब देख लीजिए लेंडर्स कौन कौन से होते हैं हमारे. कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हो सकते हैं और आपके NBFCs भी हो सकते हैं. तो कौन कौन लेंड कर सकता है. कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल बैंक्स और NBFCs. ठीक है. दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिंडिकेट टू ऑफर लोन फैसिलिटी. ठीक है. तो ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं ताकि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको इजीली लोन प्रोवाइड किया जा सके. ठीक है. सिंडिकेटेड लोन्स प्रोवाइड फंडिंग फॉर लार्ज स्केल कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि अगर हमें लोन प्रोवाइड करना और लोन सिंडिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स में ही दिया जाएगा. ठीक है. रेवेन्यू वाले प्रोजेक्ट्स में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स में ऑब्वियसली बातें नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो क्या है हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस के. कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और वहां पर हमें फंड्स भी काफी ज्यादा लगाने पड़ते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल infrastructure projects, oil and gas projects, manufacturing projects, etc. Moreover, banks also participate in this loan syndication transaction to ensure risk mitigation and large exposure. कि यहाँ पर मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ कुछ आपकी बुक का रहता है और कुछ मैं इंटरनेट की हेल्प से निकालती हूँ. और इंटरनेट की हेल्प से थोड़ा इसलिए भी निकाल लेती हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा अच्छे समझ में आ सके, क्योंकि बुक में कई चीजें एकदम डायरेक्ट दी रहती हैं. ठीक है. उसके तो आगे पीछे कुछ पता ही नहीं होता है कि ये लाइन आई कहाँ से. ठीक. तो मैं इसलिए हमेशा सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले वीडियोस को देखिए, पीडीएफ्स को खुद पढ़िए 2-3 बार और फिर अपना कंटेंट जो है आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसको भी पढ़िए. उसको पूरी तरीके से इग्नोर मत करिए क्योंकि पेपर में आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं और स्टेटमेंट आपको सिर्फ आपके स्टडी मटेरियल में ही मिलेगा, ना ही मेरी पीडीएफ में मिलेगा और ना ही नीरज में मिलेगा. तो पूरी तरीके से गाइड वाइड पे निर्भर मत रहिए. पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, गाइड बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करना कि पूरी तरीके से आपने अपनी कोर्स बुक को इग्नोर कर दिया, ये मत करिएगा. ठीक है. तो अब देख लेते हैं लोन सिंडिकेशन की डेफिनेशन. So loan syndication is the process of involving a group of lenders in funding various portion of a loan for a single borrower. ठीक है. तो आई होप अब ये लाइन क्लियर हुई होगी. Loan syndication most often occurs when a borrower requires an amount too large for a single lender to provide or when the loan is outside the scope of lender's risk exposure लेवल. तो देखिए अभी मैंने आपको यही बताया था कि जो भी हमारी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं या फिर जो हमारा बोरोवर है उसको लार्ज अमाउंट में फंड्स की जरूरत होती है. ठीक है. और ये जरूरी नहीं है कि जो भी लेंडर के पास वो जाए उसके पास इतना अमाउंट हो कि वो इजीली उससे लोन प्रोवाइड कर सके. ठीक है. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक सिंडिकेट बना लिया जाता है, ग्रुप बना लिया जाता है और उसके बाद ही जो हमारा बोरोवर है उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. अब देखिए जो भी लेंडर है वो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा अमाउंट दे सके. उसकी 2 वजह है. एक वजह तो हम मान सकते हैं ये कि उसकी एक अपनी कुछ लिमिट होगी और दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसका जो रिस्क एक्सपोजर लेवल है वो भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है ना. हो सकता है कि बैंक का एक लिमिट हो कि इसके आगे वो रिस्क नहीं बियर कर सकता, तो सीधी बात है वो आपको इसके आगे का लोन अमाउंट सैंक्शन नहीं करेगा. ठीक है. Thus, multiple lenders forms a syndicate to provide the borrower with the requested capital. ठीक है. यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर कंपनी को कितनी रिक्वायरमेंट है, $1 बिलियन लोन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए 3 लेंडर्स हैं जो कि इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं. लेंडर 1 क्या कर रहा है, $250 मिलियन दे रहा है. लेंडर 2 क्या कर रहा है, $500 मिलियन दे रहा है.
और जो लेंडर 3 है वो $250 मिलियन दे रहा है। तो ये क्या बन गया, हमारा लोन सिंडिकेशन बन गया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आ गया होगा कि एग्जैक्टली लोन सिंडिकेशन होता क्या है। अब अगर किसी ने पहले बुक से पढ़ा होगा तो उसको पक्का थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन हुआ ही होगा। तो अभी तो हमने ये समझ लिया कि लोन सिंडिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अब इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द सिंडिकेशन प्रोसेस commences with an invitation for bids from the borrower. Sophisticated borrowers invite bids from Eurobanks by defining important loan parameters, for example, amount, currency preferred, final maturity, grace period and preferred amortization. तो लोन सिंडिकेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमारा बोरोअर है, जिसे फंड्स की जरूरत है, जिसे लोन लेना है, वो क्या करता है, बिड्स के लिए इनविटेशन देता है। बिड्स मतलब समझते होंगे ना, बोली के लिए, बोली लगाने के लिए। ठीक है, अब किसको इनविटेशन दिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि हमारे लेंडर्स। और लेंडर्स कौन से, हमारे कमर्शियल बैंक्स थे, आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, इंटरनेशनल बैंक्स और आपके NBFCs। ठीक है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इस बिड में। ठीक, अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने इंटरनेशनल बैंक्स हैं, NBFCs हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सब के सब आ जाएंगे इस बिड में, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, लोन पैरामीटर्स के बेसिस पर। ठीक है, कि कितने अमाउंट तक का चाहिए लोन, किस करेंसी में चाहिए, फाइनल मैच्योरिटी पीरियड क्या चाहिए, ग्रेस पीरियड कितना चाहिए और कितने टर्म्स के अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर लोन को रीपे किया जाएगा। तो जो भी हमारा लेंडर है, जिसको भी ये पर्टिकुलर लोन पैरामीटर समझ में आ जाते हैं, जैसे कि अगर मान लिया फॉर एग्जांपल कि जो कंपनी है उसको $1 बिलियन की जरूरत है, अब कोई एक बैंक है वो इतना पे ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, या फिर उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इसके साथ फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इस पर्टिकुलर बिड में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट क्या लिखी है, सोफिस्टिकेटेड बोरोवर्स इनवाइट बिड्स फ्रॉम यूरो बैंक्स। अब यूरो बैंक से बिड्स मंगवाने का मतलब या फिर बोली लगवाने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि इजिली यहाँ पर आपको करेंसी मिल सकती है। अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री के बैंक के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, जैसे कोई डोमेस्टिक बैंक की बात कर लें या इंटरनेशनल बैंक की बात कर लेंगे, तो वो पर्टिकुलर अपनी करेंसी में ही आपको लोन प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन यूरो बैंक्स को अब यहाँ कंसिडर कर लिया जाएगा तो कोई भी करेंसी में यहाँ पर लोन लिया जा सकता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक किस करेंसी में लोन इजिली दे सकता है, नहीं दे सकता। ठीक है, तो काफी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन से लेंडर्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे बिड में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, बिड्स आर जनरली इनवाइटेड ऑन अ फुल्ली अंडर रिटन बेसिस अपोज टू अ बेस्ट एफर्ट बेसिस। अब देखिए इस पर्टिकुलर लाइन का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी बिड्स इनवाइट की जाएंगी वो फुल्ली अंडर रिटन बेसिस पे की जाएंगी, ना कि बेस्ट एफर्ट बेसिस पे। अब इसकी क्या वजह है, सबसे पहले तो ये समझिए अंडर रिटन बेसिस क्या होता है। यहाँ पर जो आपका बिडर है, जो कि मतलब आपका लेंडर है, वो यहाँ पर कमिटमेंट देता है। ठीक है, आपको अश्योर करता है, एक तरीके से कह सकते हैं गारंटी देता है कि वो आपको फंड्स प्रोवाइड करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट रिस्पॉन्स। मार्केट की कैसी भी कंडीशन हो वो आपको फंड्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन बेस्ट एफर्ट बेसिस में क्या हो जाएगा, bidders submitting bids on best effort basis are not confident of raising the finance from the market। तो यहाँ पर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो गारंटी नहीं देते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं होती है कि वो आपको फंड प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए देखा गया है कि जो भी बिड जनरली इनवाइट की जाती हैं वो फुल्ली अंडर रिटन बेसिस पे होती है, जहाँ पर प्रॉपर कमिटमेंट हो कि मार्केट की कैसी भी कंडीशन हो हमको फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये लाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द बिड लेटर विल बी addressed to the borrower and signed by prospective banks, spelling out broadly the terms and conditions on which each bidding bank would be prepared to accept the role as an arranger or lead manager for the syndication अरेंजमेंट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि जो हमारा बिड लेटर है जिसपे सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस,
जिनके बेसिस पर ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, कौन सा बैंक हमारा लीड बैंक बनेगा, कौन सा बैंक कौन सा रोल परफॉर्म करेगा, ये सारी डिटेल्स आपके बिड लेटर पे होती हैं। तो इस बिड लेटर को बोरोवर और जितने भी हमारे बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, इस पे सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो बिड में पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी बिड को सबमिट करते हैं। ठीक, अब जो हमारा बोरोवर होता है वो जो भी बिड्स हमारे बैंक ने सबमिट की होती है उसको केयरफुली एग्जामिन करता है और देखता है कि कौन सी बिड उसके लिए सुटेबल है। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो भी बैंक्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं उनकी जो भी बिड है वो एक दूसरे को नहीं शो की जाती। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 12 बैंक्स इन्वॉल्व हैं तो हर बैंक के अलग अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उनके बिड रेट्स भी अलग होंगे। ठीक है, तो जो बिड रेट्स होते हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द बोरोवर विल देन सेलेक्ट द बिड दैट सूट्स इट मोस्ट. It must be carefully understood that the criteria for choosing bid is not dependent on the lowest cost, but other factors are equally important. तो ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि बोरोवर को जो सूटेबल लगेगी वो उस बिड को सेलेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जिस भी बिड की कॉस्ट कम आ रही है या कॉस्ट कम है उसको वो सेलेक्ट कर ले। ठीक है, ये ही सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बाकी अदर फैक्टर्स को भी हमें कंसिडर करने की जरूरत होती है। ठीक, क्योंकि नॉर्मल साइकोलॉजी क्या कहती है कि जो भी आपका बोरोवर होता है, यहाँ पर अगर हम फर्म को भी ना माने, आप अगर खुद को एक इंडिविजुअल को यहाँ कंसिडर करके देख लें, तो अगर आपको लोन लेना है और 4 ऐसी कंपनीज हैं आपके सामने जो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, तो आप ऑब्वियसली उसी कंपनी से लोन लेना चाहेंगे जो आपको कम रेट में लोन प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली सिर्फ यही बोला जा रहा है कि सिर्फ लो कॉस्ट ही यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, हमें अदर फैक्टर्स को भी यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत है। ठीक है, नाउ दीज फैक्टर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस वुड बी बेस्ट अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड आफ्टर रिव्यूइंग all relevant features that are included in a bid format and are integral in tying up a syndicated credit arrangement. तो यहाँ पर सिंपली ये बोल रहा है कि जो भी हमारा बोरोवर है, अगर उसको यहाँ पर डिसीजन लेना है कि उसे किस पर्टिकुलर बैंक की जो बिड है उसको एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है, तो उसके लिए सिर्फ लोएस्ट कॉस्ट को ही कंसिडर नहीं करना चाहिए, अदर लोन पैरामीटर्स को भी, अदर फैक्टर्स को भी यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द कॉस्ट कंप्यूटेशन एंड अदर वाइटल डायमेंशंस ऑफ लोन डील, द बोरोवर चूजेस द डील दैट बेस्ट सूट्स हिज रिक्वायरमेंट. द बोरोवर देन अवॉर्ड्स द मैंडेट टू द सेलेक्टेड बिडर. ठीक है, तो यहाँ पर सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद जब बोरोवर हमारा ये डिसाइड कर लेता है कि किस पर्टिकुलर लेंडर से उसको लोन लेने की जरूरत है या किसकी बिड उसने एक्सेप्ट करी, वो क्या करता है, फिर इसके लिए जो सिलेक्टेड बिडर है उसको मैंडेट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको मैंडेट का मतलब पता होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑफिशियली एक फॉर्मल तरीके से यहाँ पर बता देता है या कह सकते हैं बयान कर देता है कि मैंने आपको ही सिलेक्ट किया है और मैं आपसे ही फिर लोन लूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंडेट का क्या मतलब होता है, एक फॉर्मल ऑर्डर. ठीक, नाउ द मैंडेट empowers the lead manager or the selected bid to go ahead with the transaction under the terms and conditions that are defined, settled and conveyed through the mandate. तो जो हमारा selected bid है या फिर जो हमारा lead manager है जिसको यहाँ पर हमारे borrower ने select किया है, वो सारे ट्रांजैक्शंस के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझेगा। ठीक है, किस तरीके से उनको डिफाइन करना है, सेटल करना है, सब कुछ मैंडेट के थ्रू ही किया जाएगा। ठीक है, सो द मैंडेटेड बैंक अंडरटेक्स 2 डिस्टिंक्ट टास्क एट दिस स्टेज. फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सिंडिकेट ऑफ बैंक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग. देखिए, जब मैं आपको लोन सिंडिकेशन स्टार्टिंग में समझाई थी इस वीडियो में, तो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें क्या होता है, आपका लीड बैंक होता है ना,
और ये लीड बैंक का क्या काम होता है, अपने साथ दूसरे बैंक्स को मर्ज कर लेना, एक ग्रुप फॉर्म कर लेना ताकि इजीली लोन प्रोवाइड किया जा सके। तो जिसकी भी बिड सेलेक्ट होती है वो क्या बन जाता है, हमारा लीड मैनेजर बन जाता है, या फिर मैंडेटेड बैंक भी उसे कह सकते हैं। तो इनके जो दो टास्क हैं वो क्या हो जाते हैं, सबसे पहला तो सिंडिकेशन ऑफ बैंक्स को बनाना, ये ग्रुप को फॉर्म करना, और दूसरा जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट करना। ठीक है। So by means of an invitation telex specifying the terms and conditions of the mandate, the lead manager invites the participation of other banks in the proposed transaction. Procedure for sharing the front-end fees have also to be specified to enable loan participants to take a view on the return they can expect from the transaction. This process takes 2 to 3 weeks. तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि जो हमारा लीड बैंक है, मैंडेटेड बैंक है, इसका सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर क्या है कि जो बैंक्स है उनका सिंडिकेट को फॉर्म करना। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मैंडेट में दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, जो लीड मैनेजर है वो पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर इन्वाइट करता है, अदर बैंक्स को यहाँ पर इन्वाइट करता है कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन में कह रहा है फ्रंट एंड फीस, इसको समझ लेते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, इसको हम फैसिलिटी फी या फिर अरेंजमेंट फी भी कहते हैं। ठीक है। इसको इस तरीके समझिए कि लीड बैंक यहाँ पर है, ठीक है, उसका यहाँ पर क्या रोल है कि उसी को लोन प्रोवाइड करना है, लेकिन उसके पास इतना ज्यादा फंड नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, डिफरेंट बैंक्स को अपने साथ ग्रुप अप कर रहा है ताकि वो अपने जो बोरोवर है उसको इजिली लोन प्रोवाइड कर सके। अब जो डिफरेंट बैंक्स है वो उसके साथ क्यों आना चाहेंगे, अगर उनका कुछ एक तरीके से बेनिफिट होगा तभी वो उसके साथ पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ट्रांजैक्शन में। तो ये फ्रंट एंड फीस बेसिकली क्या होती है, फैसिलिटी फी या फिर अरेंजमेंट फी। और इस फीस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जो भी लोन अमाउंट होता है उसका कुछ परसेंटेज क्या किया जाता है, जो भी लेंडर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है that to enable loan participants to take a view on the returns they can expect from the transaction। तो अगर ट्रांजैक्शन हमारा काफी बड़ा होगा और ये परसेंटेज अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है जो भी बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है इसको आप अपने एग्जाम में बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कंपनी ABC is interested in purchasing an abandoned airport and converting it into a large development consisting of a sports stadium, multiple apartment complexes and a mall. It is looking for a loan in the size of $1 billion. तो यहाँ पर हमारी कोई कंपनी है ABC, ठीक है, वो चाहती है कि वो एयरपोर्ट को परचेज कर ले और उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में, एक मल्टीपल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में और एक मॉल में। ठीक है। अब इसके लिए इसको फंड की जरूरत है, तो अब ये क्या करेगी, लोन लेगी, और लोन कितना चाहिए इन्हें, $1 बिलियन का लोन चाहिए, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है। नाउ ABC heads to JPMorgan to discuss obtaining a loan, which JPMorgan agrees to, but because the loan is such a large size and greater than JPMorgan's risk tolerance, the bank decides to form a loan syndicate to provide the loan to company ABC। तो JPMorgan यहाँ पे क्या है, एक बैंक है। ठीक है। तो जो कंपनी है वो क्या करी, JPMorgan बैंक के पास गई और उसको सारी डिटेल्स बताई। तो बैंक तो तैयार हो गया लोन देने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि जो अमाउंट है वो लार्जर साइज का है और JPMorgan का जो रिस्क टॉलरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए JPMorgan क्या करेगा, लोन सिंडिकेशन करेगा। ठीक है। Next, JPMorgan acts as a lead agent on the syndicated loan, bringing together other banks to participate। तो JPMorgan क्या हो गया, हमारा लीड बैंक हो गया। अब ये क्या करेगा, डिफरेंट बैंक्स को अपने साथ ग्रुप अप करेगा। ठीक। नाउ इट कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक ऑफ अमेरिका, क्रेडिट स्विस, सिटी एंड वेल्स फार्गो टू पार्टिसिपेट इन द लोन। ठीक है। तो कितने बैंक्स को अपने साथ लोन में पार्टिसिपेट करने को बोला, बैंक ऑफ अमेरिका, क्रेडिट स्विस, सिटी एंड वेल्स फार्गो को बोला। ठीक। नाउ JPMorgan contributes $300 million to the loan and the remaining $700 million
is shared between the remaining members of the syndicate. तो JP Morgan कितना दे पा रहा है? $300 million का यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर पा रहा है, लेकिन जो रेस्ट ओवर 700 million है इसको कौन देगा? जो रिमेनिंग जितने भी हमने ग्रुप्स फॉर्म किए हैं, जो बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो देंगे. ठीक है. सो द बैंक ऑफ अमेरिका लेंड्स आउट $200 million, क्रेडिट स्विस $100 million, Citi $250 million and Wells Fargo $150 million. तो यहाँ पर जितने भी बैंक्स पार्टिसिपेट किए हैं उन्होंने जितना भी यहाँ पर लोन दिया है उतनी ही उनकी लायबिलिटी भी बनती है. ठीक है. So as the lead bank on the loan syndicate, JPMorgan also organizes the terms, covenants and other details needed for the loan. Once the process is complete, company ABC receives $1 billion loan through the loan syndicate. ठीक है. सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से प्रोसेस काम करता है, और ये एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो पेपर में अगर लोन सिंडिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इस एग्जाम्पल को जरूर लिख के आइएगा. अगर से पूछा जाता है लोन सिंडिकेशन के बारे में, और अगर ये सिर्फ 10 मार्क्स में आता है तो भी लिख के आना है, 20 मार्क्स में आता है तो भी लिख के आना है. ठीक है. क्योंकि अगर 20 मार्क्स में आएगा तो आपको सब चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी. लोन सिंडिकेशन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या होता है, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि लोन अग्रीमेंट क्या होता है. तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीड मैनेजर टू ड्राफ्ट एंड कंक्लूड द लोन अग्रीमेंट. द लोन अग्रीमेंट इज साइंड बाय ऑल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स एंड द बोरोवर. तो जब यहाँ पर बैंक्स ने डिसाइड कर लिया कि वो कितना कितना अमाउंट का लोन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके बाद जो लोन अग्रीमेंट है उसको फॉर्म किया जाता है, और उसमें जितने भी आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं और आपका जो बोरोवर है वो दोनों ही इसमें सिग्नेचर करते हैं. ठीक है. लोन अग्रीमेंट में क्या क्या डिटेल्स मेंशन होंगी ये भी देख लेते हैं. तो इट डिस्क्राइब्स द बेसिक ट्रांजैक्शन, पर्पस ऑफ लोन, मेच्योरिटी, अमोर्टाइजेशन, drawdown arrangements, interest rate and its determination, various types of fees and their payment, warranties and undertakings, default circumstances, financial covenants, laws and jurisdiction, and finally the relationship between the agent bank and the पार्टिसिपेटिंग बैंक. ये सारी डिटेल्स आपके लोन अग्रीमेंट पे मेंशन होती हैं कि ट्रांजैक्शन किस तरीके का है, किस लिए लोन दिया गया, मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा, कितने टाइम पीरियड बाद इस लोन को रीपे किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो आपका लीड बैंक है और जो डिफरेंट बैंक जो पार्टिसिपेट करें उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इसके बारे में भी लोन अग्रीमेंट में मेंशन होगा. ठीक है. Signing of a loan agreement does not empower a borrower to draw down funds. A series of conditions may have to be fulfilled before drawdown can be permitted. अब देखिए इस पर्टिकुलर लाइन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा बोरोवर है उसने अगर लोन अग्रीमेंट साइन कर दिया है तो यहाँ पर उसको ये पावर्स नहीं मिल जाती कि वो फंड्स को इजीली ड्रॉ डाउन कर ले, मतलब उनको रिड्यूस कर ले. ठीक है. अ सीरीज ऑफ कंडीशंस में बी फुलफिल्ड, जितनी भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा तभी जो फंड का अमाउंट है उसको ड्रॉ डाउन किया जा सकता है. ठीक. सो दीज कंडीशंस सीक टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द लोन ट्रांजैक्शन इन इट्स entirety. Soon after the conditions have been fully compiled with, legal advisor of the borrower and lenders examine the documentation and express an opinion to the effect that the agreement is legal, valid and binding on all parties concerned. The lead manager, relying on the legal opinion, declares the loan effective. ठीक है. तो यहाँ पर सिंपल से यही बात बोल रहा है कि अगर हमें फंड्स को ड्रॉ डाउन करना है, रिड्यूस करना है, तो हम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. ठीक है. हमारा लोन प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद ही हम इस प्रोसेस को आगे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर.